नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं हम यहाँ पर सीटेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनका सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेपर फर्स्ट के वीडियो हम बना रहे हैं अभी, और जल्द ही आपको पेपर सेकंड के लिए भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट चल रहा था जिसमें हम देख रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका फर्स्ट पार्ट हम दे चुके हैं, जिसमें आपने देखा 2011 से लेकर के 2015 तक के डबल जो भी सेट हुए हैं वो भी हमने उपलब्ध इसमें करवाए हैं। और आज हमारा सेकंड पार्ट होगा, और सेकंड पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं यहाँ पर 2016 से लेकर के 21 तक के सभी क्वेश्चन पेपर और उनका सोल्यूशन। क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता था, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में कवर किया है। और फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो उसे जाकर के आप ज़रूर देख सकते हैं। और आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इन प्रश्न में कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो कई बार रिपीट भी होते हैं। साथ ही साथ आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम, तो निश्चित रूप से इससे आपको पता चलता है किस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। तो चलिए और बढ़ते हैं, और लास्ट टाइम जो है अपना रिविज़न इसमें फटाफट से कर लीजिएगा और देखते हैं इन प्रश्नों को और इनके उत्तर को। तो हम बढ़ते हैं अगले हमारे प्रश्न की ओर। दी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा शामिल है यहाँ पर सीटेट 2016 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, और फर्स्ट पार्ट है सीटेट 16 का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर सीधे सीधे उत्तर को टिक करता हूँ। 4 विकल्प आपके सामने भी रहते हैं, और इनको देख करके आप अपना उत्तर कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं और आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। तो 3 विकल्प जो है, पहला और दूसरा और तीसरा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें हतोत्साहित करने की बात की गई, तो ये तो उत्तर बनेगा नहीं। और फोर्थ वाला देखते हैं, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देना चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। और जब शिक्षक ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से बच्चे जो हैं वो चिंतन की अवधारणाओं, संकल्पनाओं आदि को बच्चे जो हैं उसमें विकसित होंगे, और साथ ही साथ परिवर्तित करने में भी अपने आप को चिंतन करने के योग्य भी बना पाएंगे। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर दूसरा, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रियताबद्ध का क्या अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के कक्षा में संदर्भ में सक्रियताबद्ध का क्या अर्थ होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सक्रियताबद्ध का जो अर्थ होगा वो यहाँ पर होगा, देखिए थर्ड जो होगा यहाँ पर, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ये यहाँ पर कक्षा में सक्रिय संदर्भ में सक्रियताबद्ध का अर्थ होगा। तीसरा विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। और आगे इसी में बात करते हैं, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बच्चे सबसे ज़्यादा सृजनशील तब होते हैं जब वे किसी गति में भाग लेते हैं, और वो भाग जब लेते हैं तो वो अपनी रुचि से भाग लेते हैं, तभी वो ज़्यादा सृजनशील विद्यार्थी होंगे और गतिविधि में भाग भी लेंगे। तो यहाँ पर हम थर्ड विकल्प जो है इसके लिए जा सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती है और इसे शिक्षक के द्वारा रिक्त स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए बहुभाषी जो कक्षाएं होती है शिक्षक के लिए वो सभी जो होती हैं वो एक संसाधन का कार्य करती है, और थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बहुभाषा के माध्यम से बच्चों को विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध होता है, और साथ ही साथ बच्चे जो हैं वो भी उस समृद्ध वातावरण में भाषा अर्जन करते हैं। तो थर्ड विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। तो निश्चित रूप से शिक्षार्थी के द्वारा जो त्रुटियां और गलतियां की जाती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जो त्रुटियां होती हैं निश्चित रूप से वो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प जो होगा ये यहाँ पर इसके लिए हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये ऐसा मानने वाले जो थे वो थे जीन पियाजे, और इन्हीं का मानना था कि बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, और फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफी बार प्रश्न जो है पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है? तो निश्चित रूप से बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा होगा। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है, जो बाल केंद्रित शिक्षा को सही रूप में परिभाषित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने के लिए शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। किस प्रकार से शिक्षक बच्चों की सहायता यहाँ पर कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो हैं, जटिल परिस्थिति जब बन रही है तो निश्चित रूप से उसे संसाधित करने में, देखिए संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब कोई ऐसी जटिल परिस्थिति या जो भी चीज़ बच्चों को थोड़ी सी ऐसी जटिल लगती है तो उस कार्य को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके बच्चों की मदद ऐसे कर सकते हैं। उनको एक रास्ता यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं, इस जटिल परिस्थिति को खत्म कर सकते हैं। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे देखें, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, तो ये यहाँ पर कैसा होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, थोड़ा सा हमारा विकल्प एक छूट रहा है। देखिए, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का होगा? तो निश्चित रूप से ये एक समस्यात्मक होगा, क्योंकि बच्चों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो ये तो थोड़ा बच्चों के लिए समस्यात्मक निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आप भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी समस्यात्मक होगी और थर्ड विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखें, यहाँ पर जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र होगा वो कैसा होगा? तो देखिए, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया है तब उनके सीखने का वक्र जो होगा वो निश्चित रूप से बेहतर होगा, क्योंकि वो चर्चा में शामिल हो रहे हैं, एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर उनका वक्र जो होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। विकास की गति एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु यह एक रिक्त स्थान नमूने का अनुगमन करती है। एडी से चोटी अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या फिर हम कहें कि क्रमबद्ध और एक व्यवस्थित। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ये होगा कि ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है विकास की गति, और यहाँ पर फोर्थ जो विकल्प होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक उचित होगा? तो यहाँ पर पहचानना उस कथन को जो विकास के लिए एक उचित विकल्प है। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। दूसरा जो होगा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे देखें, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो हम सभी जानते हैं कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता निश्चित रूप से होती है, और ये जो भिन्नता होती है ये किस वजह से होती है? तो हम देखते हैं कि सभी का अपना अपना एक वंशानुक्रम है और वातावरण है, उसी के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। यानी कि हर व्यक्ति के जेनेटिक्स गुण जो होते हैं अलग होते हैं और उनको अलग वातावरण होता है। तो निश्चित रूप से इस वातावरण और वंशानुक्रम के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न पाए जाते हैं, और थर्ड विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है वो रिक्त स्थान भूमिका निभाता है। तो देखिए, बच्चों के समाजीकरण में परिवार जो होता है वो किस प्रकार की भूमिका निभाएगा? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि परिवार जो होता है वो बच्चे का एक प्राथमिक संस्था होती है, जहां पर बच्चा समाजीकरण के पाठ के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखता है। तो यहाँ पर एक मुख्य भूमिका निभाएगा परिवार, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न सदस्य होते हैं और सबके बीच में बच्चा रहता है, तो वही एक छोटा सा समाज का एक इकाई के रूप में परिवार देखा जा सकता है। थर्ड विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही मिलान वाला जोड़ा है? तो यहाँ पर हमें देखना है सही मिलान वाले जोड़े को, और सही मिलान वाला जोड़ा जो है वो इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला ही जोड़ा इसमें सही है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण वर्गीकरण करने योग्य होगा, और पहला विकल्प जो है वो इसके लिए ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह रक्त स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो निश्चित रूप से बच्ची जब कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किस कार्य के कारण, कौन सा कारण यहाँ पर हो रहा है, तो निश्चित रूप से वह कार्यकरण को प्रदर्शित कर रही है और थर्ड विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रक्त स्थान के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों से भिन्न तो होता है, पर किस प्रकार से, तो निश्चित रूप से यहाँ कहें कि वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है तथा बजाय मात्रा के। थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो यहाँ पर आधारभूत सहायता का कौन सा उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। ये यहाँ पर अनुबोधन और संकेत देना, पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा, जो कि एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आगे देखिए, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे कब सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? तो निश्चित रूप से बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ में परस्पर सामाजिक क्रिया के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, ऐसा मानना है वाइगोत्स्की का। और फोर्थ विकल्प जो है ये इसके लिए बिल्कुल सही है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे, कोहलबर्ग का आपने नैतिक विकास पढ़ा ही होगा, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। तो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे नैतिक विकास के चरण और फोर्थ विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आगे देखें, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को स्थिति प्रदर्शित कर रही है उसे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर हम देखें चारों विकल्पों को, तो आप पहले में देखिए नोट लिखने को लिखा देती है, शिक्षिका उन्हें याद करने को कहती है, तो ये यहाँ पर बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित नहीं कर रहा, पहला विकल्प। और दूसरा है जिसमें पाठ्य पुस्तक का एकमात्र संसाधन है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, ये भी यहाँ पर ठीक तरह से नहीं है। और थर्ड को देखें तो एक कक्षा है जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। निश्चित रूप से ये एक बाल केंद्रित शिक्षक कक्षा कक्ष नजर आ रहा है। और देखिए फोर्थ वाले में तो दंड की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दंड बच्चों को नहीं दिया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि है तो बुद्धि क्या है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो होती है ये सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है और पहला ही विकल्प जो है वो इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखें, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल होता है वो कैसा होता है? तो यहाँ पर दिया है रक्त स्थान और उसमें चयन करना शब्द का, तो हम कह सकते हैं कि बचपन का जो काल होता है वो बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील होता है और थर्ड विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है, अति संवेदनशील। आगे देखें, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, और यह टिप्पणी जो है ये किसका यहाँ पर परिचायक है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा जब कहा जाए कि लड़कों या लड़की को अलग अलग बातें बताई जा रही हो और निश्चित रूप से लड़की की तरह मत बनो, लड़के बनो, तो निश्चित रूप से ये जाति लिंग भेदभाव को यहाँ पर प्रदर्शित करता है प्रश्न। और यहाँ पर जो है लड़के लड़कियों में भेदभाव रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट किया जा रहा है, तो थर्ड विकल्प इसके लिए सही होगा। इसे लैंगिक पूर्वाग्रह भी कहा जाता है। आगे देखें, यहाँ पर आकलन जो है वो क्या है? तो देखिए, आकलन जो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? तो आकलन जो होता है ये सीखने में सुधार का एक तरीका है और फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, यहाँ पर देखना उस कथन को जो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर चारों विकल्पों को आप क्रम से देख सकते हैं और इसमें से आप कौन सा विकल्प का चयन करेंगे? तो देखिए, समावेशन का मतलब या समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चे। तो जब भी समावेशी शिक्षा से प्रश्न आए जहाँ पर सब बच्चों को लेकर के बात की जा रही है वही आपका उत्तर बनता है और इसमें बनेगा थर्ड विकल्प। देखिए, सभी बच्चों को नियमित शिक्षा प्रणाली यानी कि विद्यालय प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यही समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण या विकल्प कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि
अब देखिए, वंचित वर्ग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। सरासर गलत होगा। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल सही है। दूसरा है विकल्प इसके लिए बहुत ही बेहतर उत्तर है हमारा, और यही इसका उत्तर होगा। फोर्थ वाले को देखें तो यहाँ पर उन पर ध्यान ना दें, नेगेटिव बात की गई है, तो ये उत्तर बनेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार जो है वो बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। जो देखिए, यहाँ पर हमें देखना है अधिगम निर्योग्यता की पहचान। तो बच्चों का मनोभाव जो है जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, यानी कि मनोभाव का जल्दी से बदल जाना, ये अधिगम निर्योग्यता की पहचान यहाँ पर करता है। आगे देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। अब यहाँ पर बच्चा जो है आंशिक रूप से देख सकता है, तो यहाँ पर इसके विकल्प को देखते हैं। एक और विकल्प हमारा नीचे है, आंशिक रूप से देख सकता है। तो निश्चित रूप से विशेष प्रावधान करते हुए उस बच्चे को नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को किसी विशेष विद्यालय में डालना या बिना किसी विशेष विद्यालय के प्रावधान के, तो यहाँ पर बाकी जो विकल्प हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। चौथा है विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है सीखना। तो सीखना जो होता है ये किस प्रकार का होता है, तो हम कह सकते हैं कि सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर संवेग से संबंधित इस प्रश्न को जोड़ा गया है, इसके विकल्प को, तो फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हमारे हम सीटेट 2016 के सेकेंड पार्ट की ओर, जो दूसरी एग्जाम हुई थी 2016 के अंदर ही, उसकी ओर चलिए। देखिए, अगला पार्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। सीटेट 2016 का ही है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, और पहचानना है इसमें पहले प्रश्न में हमें प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। मतलब प्रतिभावान विद्यार्थी जो होता है उससे हम यदि बिल्कुल बेसिक चीज, सरल सी चीज़ें यदि कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे को मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए वो है प्रतिभावान, और उसे चाहिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ, चुनौतीपूर्ण कार्य जिसमें उसको करने में मज़ा आए। तो जब भी आपको कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में आपको चुनौती ना मिले तो निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा कि आप को चुनौतीपूर्ण ना लगे तो मतलब आप उस कार्य से उब गए हैं। और प्रतिभावान की पहचान होती है कि वो चुनौती को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, घबराता नहीं, उसे चुनौतियों को निपटाने में, खत्म करने में बड़ा ही आनंद आता है। तो पहला विकल्प कितना अच्छा प्रश्न है। पहला उत्तर यहाँ पर हमारा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो प्रभावी अधिगम को कब बढ़ा सकती है? तो निश्चित रूप से जब शिक्षिका विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके, यानी कि बच्चों को जब हम अपनी विषय वस्तु को उनके जीवन से जोड़ देते हैं, उसके उदाहरणों को मिला देते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों को वो अधिगम जो होता है काफ़ी प्रभावीपूर्ण लगता है और बच्चों को उसमें आनंद भी आता है, बच्चे आसानी से उसे सीख भी जाते हैं। आगे देखें, यहाँ पर बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या फिर डी है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला जो विकल्प होगा जिसमें आ रहा है बी और सी और डी। देखिए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये यहाँ पर गलत है और बाकी तीनों ही यहाँ पर सही है। पहला विकल्प होगा इसके लिए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावी होगी या सबसे ज्यादा प्रभावी होगी? तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विधि को देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों को बहुत से ऐसे उदाहरण देना जिन्होंने तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये विधि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर होगी, प्रभावी होगी। दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा।
और बाकी आप देख सकते हैं 2-3 विकल्प जो है तीसरा चौथा इस प्रकार से दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कब सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से बच्चे यहाँ पर सीखेंगे? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक और विकल्प हमारा जो है जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा तो निश्चित रूप से नहीं सीखेंगे। और यहाँ पर आगे हम देखें तो जहाँ पर उन बच्चों की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के जब महत्व को, इनके विचारों को जब महत्व मिलता है तो वहीं पर बच्चे जो हैं प्रभावी ढंग से सीखते हैं। वो बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण होता है। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे के बारे में बच्चा क्या पता चलता है? तो बच्चे की स्मृतियाँ पहले भंडारित होती है। बी है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। और यहाँ पर बाकी हैं इसमें विकल्प। तो ये 3 कथन इस प्रश्न में दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम इसमें कह सकते हैं कि इसके लिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, जिसमें दिया है A, B, C। ये तीनों ही यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो देखिए शिक्षिका यहाँ पर क्या कर सकती है कि बच्चों को थोड़ा सा भीतरी रूप से एक प्रोत्साहन मिले, एक मोटिवेशन बच्चों को मिल दे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षिका का जो कथन ही होगा वो इस प्रकार से शिक्षिका को कहना चाहिए जिससे कि बच्चे को भीतरी रूप से प्रोत्साहन मिले और बच्चा उस कार्य करने के लिए तैयार हो जाए और रुचि के साथ उसे करने का प्रयास भी करे। और देखिए अभी हमारा जो विकल्प है वो बाकी है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है। जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाह्य प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए थर्ड इसके लिए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो शिक्षिका यहाँ पर किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में और उनमें निपुणता पाने में मदद दे करके यहाँ पर शिक्षिका जो है ये उन्हें आंतरिक रूप से उत्प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकती है। आगे देखें, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करना होगा। अब किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का जो उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने वाला होगा वो होगा यहाँ पर सीखने के लिए, क्योंकि जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना ही पसंद करें। और फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो यहाँ पर प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का कौन सा उदाहरण जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है? तो यहाँ पर व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम जो होगा ये यहाँ पर प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास का सिरा पदामुखी जो सिद्धांत है, दिशा सिद्धांत, व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर सिरा पदाभिमुखी यानी कि सिर से पैर की ओर, आपको प्रश्न में ही यहाँ पर उत्तर मिल पा रहा है तो निश्चित रूप से आप उत्तर को आसानी से देख लेते हैं। तो सिर से पैर की ओर यानी कि सिर से पदाभिमुखी, तो दूसरा विकल्प इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी हमने सबसे पहले एक और प्रश्न देखा होगा, आपको ध्यान हो तो, कि भाषा विकास के लिए जो हमारा बाल्य अवस्था का जो होता है, जो समय होता है, वो एक अति संवेदनशील होता है। तो यहाँ पर वो तो नहीं दे रखा है, पर प्रारंभिक बचपन, और प्रारंभिक बचपन मतलब वही हमारा बाल्य अवस्था का जो समय होता है वो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर होता है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है।
उसकी माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विकल्पों को देख करके, तो देखिए आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच का ही परिणाम होगी। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि माता पिता दोनों ही यहाँ पर खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ उन्होंने वातावरण भी उसे ऐसा दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के गुणवाहक हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है गुणवाहक, और कुछ होते हैं मुख्य वाहक। तो देखिए विद्यालय, पड़ोस, आस पड़ोस जो होता है ये यहाँ पर गुणवाहक के रूप में हो सकते हैं, और परिवार जो है वो तो मुख्य वाहक के रूप में रहेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर विद्यालय, पास पड़ोस जो होगा ये इसके लिए उत्तर होगा, पहला विकल्प। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जो मूल कारण होते हैं वो होते हैं सामाजिक अन्योन्य क्रिया के, क्योंकि इन्होंने सामाजिक अधिगम पर ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव दिया है, नियम दिया है, सिद्धांत दिया है। तो सामाजिक जहाँ बात आती है लेव वाइगोत्स्की का नाम अक्सर आता है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु कि किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके लिए माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें कुछ विकल्प भी दिए हैं। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, या फिर दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा अच्छा लड़की अच्छी लड़की अनुकूलन। दूसरा जो विकल्प होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? देखिए अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है जीन पियाजे के अनुसार हमें देखना है। तो यहाँ पर शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है जीन पियाजे के अनुसार। फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा के निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हैं तो नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं जो जीन पियाजे ने बताई है? तो इन्हें हम जानते हैं समावेशन और समायोजन के रूप में। थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो यहाँ पर खोजबीन को प्रोत्साहन देता हो, यानी कि फोर्थ विकल्प जो होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखें, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था और इनका जो सिद्धांत है ये क्या सुझाता है? तो ये सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों के पढ़ाने के लिए भी बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है वो एकदम सही है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पर सही है? तो देखिए यहाँ पर जो कथन है वो हमें देखना है। तो देखिए लड़की स्वयं से बात कर रही है, तो जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। बिल्कुल पहला ही विकल्प इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है, और विकल्प थोड़े से बड़े हैं तो चारों को एक साथ देख पाना इसमें मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखिए यहाँ पर लिंग हैं, तो लिंग क्या होते हैं? शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना या फिर जैविक सत्ता। तो लिंग जो है वो एक सामाजिक संरचना है, और थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित से किस विधि को वरीयता देंगे? तो देखिए हमें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनेगा
वो बनेगा सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि इन्होंने सामाजिक अधिगम पर बल दिया है। और सामाजिक अधिगम के कब होगा? जब हम सहयोगी प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ चर्चा करके या साथ लेकर के करेंगे। इस पर फोर्थ विकल्प इस पर उत्तर होगा। अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अब शिक्षक को यहाँ पर क्या चाहिए? बच्चों से बातचीत करे, उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। शिक्षक को यही चाहिए अपनी व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए। तो बिल्कुल दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, अब देखिए आकलन जो है उद्देश्यपूर्ण कब होता है? तो निश्चित रूप से इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को जब प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होता है तब ये उद्देश्यपूर्ण होता है। और पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर किस प्रकार की होगी? तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक की भूमिका है वो एक सुगमकर्ता के रूप में होती है, सुविधादाता के रूप में होती है। थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, अनुसंधान ये सुझाते हैं। तो फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, जिसमें क्या होना चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। थर्ड विकल्प जो होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चे को शामिल करना ना विद्यालय पर भार बढ़ाएगा ना हानिकारक होगा। यही इसमें थर्ड विकल्प ही बिल्कुल सही है। आगे देखें, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चे युक्त कक्षा सभी विद्यार्थी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। और ये कथन जो है ये कैसा होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही कथन है और बहुत ही अच्छा कथन है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपने साथियों से अनेक प्रकार के जो कौशल होते हैं वो सीखते हैं, और चाहे बच्चे कैसे भी हो पर वो होना चाहिए सभी साथ। पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सुनने में असमर्थ बच्चा। तो देखिए जब बच्चा सुनने में असमर्थ है तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बच्चा सुनने में असमर्थ है तो उस स्थिति में नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं और बच्चे को नियमित भी आने दिया जाए। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा पार्ट था ये समाप्त होता है और अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर, थर्ड पार्ट की ओर। अगला पार्ट है यहाँ पर हमारा सीटेट 2018 से 2017 में एग्जाम नहीं थी। पहला प्रश्न आता है यहाँ पर, बच्चे रक्तस्थान को छोड़ करके अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो थर्ड होगा यहाँ पर, बच्चे ट्यूशन थर्ड को छोड़ करके बच्चे लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर थर्ड विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। तो यहाँ पर जो मानकीकृत आलोचनाओं में से एक ये होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रश्न आता है यहाँ पर, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि देखिए बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी और ये सिद्धांत क्या कहता है? तो सिद्धांत निश्चित रूप से यहाँ पर कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। निश्चित रूप से बहुबुद्धि का सिद्धांत ये है। तो पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में कर सकते हैं। तो यहां पर फोर्थ विकल्प जो होगा वो उसके लिए उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है?
तो देखना है उस कथन को जो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, और वो यहाँ पर जो होगा वो होगा थर्ड। यह बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। थर्ड यहाँ पर इससे संबंधित नहीं होगा। बच्चों में प्रतिभाशालिता रिक्त स्थान के कारण हो सकती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों में प्रतिभाशालिता जो है वो किसके कारण से हो सकती है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं वातावरण अनुवांशिकता की एक बीच की अंतरक्रिया। और काफ़ी बार आपने देखा कितने प्रश्नों के इस पेपर में ये आ चुका है, प्रश्न बहुत बार आने वाला प्रश्न है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो यहाँ पर किस प्रकार का माहौल की उन्हें आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देगा, उनका उपयोग करता है, और पहला ही इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे देखें, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो ये आवश्यक हस्तक्षेप जो है ये किस पर निर्भर करेगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। फोर्थ विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही होगा। एक अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा। तो देखिए, देखना है उस तरीके को जो यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो तीसरा आप देख रहे हैं, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये यहाँ पर तरीका सही नहीं होगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करेंगे जो निश्चित रूप से सृजनात्मक हैं, और दूसरा विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या का हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। तो हमें देखना उस तरीके को जो यहाँ पर बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता हो। तो वो जो कथन होगा वो हमारा यहाँ पर होगा अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न को पूछना। थर्ड विकल्प जो होगा ये इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक संवेग है। तो संवेग को यहाँ पर पहचानना है, और चार में से जो संवेग है वो यहाँ पर हमारा होगा डर। आगे देखें, 3 साल का बच्चा बताता है कि यहाँ पर दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो देखिए, यहाँ पर 3 साल का बच्चा है जो है उसने जैसा देखा वैसा वो माना और वैसा ही वो सीखा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चे का जवाब जो है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। मतलब ये जो जैसा अनुभव करता है वो वैसा उसका उत्तर दे सकता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर होगा, पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पर करता है। तो शिक्षक की भूमिका का वर्णन यहाँ पर कौन करेगा। शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, देखिए, आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ पर बच्चे संवाद और पूछ-पूछ के माध्यम से सीखते हैं। अब देखिए, आराम के लिए जगह बनाना का मतलब ये नहीं कि शिक्षक के लिए आराम के लिए जगह बनाना। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों को कुछ ऐसा माहौल देना जिससे कि बच्चे अपने आप को फ्री महसूस करें, किसी प्रकार का बोझ महसूस ना करें, ये है आराम, है ना। शिक्षक का आराम नहीं देखना है प्रश्न में विकल्प को। तो ये आप थोड़ा सा कभी समझने में ऐसी ध्यान रखें। तो थर्ड विकल्प इसके लिए सही होगा, मतलब ऐसा माहौल तैयार करना बच्चों के लिए कि बच्चे वहाँ पर स्वतंत्र रूप से आराम महसूस करते हुए संवाद कर सकें, बिना डर के बेझिझक पूछ सकें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर समृद्ध शिक्षा को जो प्रोत्साहित करेगा वो करेगा पहला ही विकल्प, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर कक्षा में पाठ्यपुस्तक की जो भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है वो यहाँ पर होगा हमारा विकल्प नंबर 4, जो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन
और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपनी समझ जो है किससे प्राप्त की है? रचनावाद से। दूसरा विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, तो बच्चों को हम प्रेरित तब मान सकते हैं जब वे प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प नंबर 3 है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तभी बच्चे को हम कह सकते हैं कि बच्चे प्रेरित हैं हमारे अधिगम से। थर्ड विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। और आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तरीका है? तो यहाँ पर सबसे अधिक उपयुक्त जो तरीका हो सकता है वो हम कह सकते हैं कि वो होगा हमारा जो विकल्प नंबर, थोड़ा सा देखें, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करना। थर्ड विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे देखें, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार से मदद करेगा? अनुशासन, तो यहाँ पर देखिए एक विकल्प हमारा नीचे है, बच्चों को अपनी शिक्षा विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, और यही इसमें उत्तर होगा, फोर्थ विकल्प। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका को ही यहाँ पर हमें देखना है। देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो इसमें हम देख सकते हैं, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब दोनों को आपको महत्व देकर के चलना है विकल्पों में, और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सिद्धांत कहा नहीं जा सकता, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निम्नलिखित में से जो सिद्धांत कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता वो दूसरा होगा। चलिए, बाकी जो है पियाजे के ही सिद्धांत हैं, मतलब तीनों कथन जो उनके सिद्धांत से ही संबंधित हैं। अब ये जो सिद्धांत है ये थार्नडाइक से संबंधित है, क्योंकि थार्नडाइक ने भूल और प्रयत्न का सिद्धांत दिया था, निरंतर अभ्यास का दिया था, तो उसमें ये सारी बातें शामिल होती है, पर पियाजे में नहीं। आगे देखें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो यहाँ पर हम देखें जो सीमा नहीं है वो होगी प्रतीकात्मक विचार का विकास। पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित में से बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो खेल जो है मतलब एक सुखद तरीका को ना मान करके इसे ये माना जाए जो बाकी अन्य तीन विकल्प बता रहे हैं। इस प्रकार से हमें प्रश्न को यहाँ पर समझना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा? तो गंभीर रूप से सोचने के लिए जो आमंत्रित करेगा वो यहाँ पर हमारा होगा तीसरा विकल्प। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, थर्ड विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पर जो करेगा वो हमारा विकल्प होगा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, और फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं की जीवन है? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा दूसरा, स्कूलों में शिक्षा और सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। दूसरा विकल्प जो होगा ये उत्तर होगा। आगे देखें, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो फिर कोहलबर्ग के सिद्धांत से प्रश्न है, और कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। थर्ड नहीं, एक और हमारा विकल्प है इसमें, फोर्थ वाला। उनकी नैतिक
उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ये इसमें रहेगा हमारा उत्तर, फोर्थ वाला। चलिए आगे देखें। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसे संदर्भित करेगा? तो यहाँ पर हमारा जो एक विकल्प और है नीचे वाला, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये संदर्भित करेगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। दूसरा इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो होता है, तो प्रश्न में हमें मिल रहा है उभयलिंगी। तो ऐसे इंसान जिसमें स्त्री पुरुष दोनों प्रकार के लिंग हो उसे हम उभयलिंगी कह सकते हैं। तो ये उभयलिंगी व्यक्तित्व जो होते हैं में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का समायोजन होता है। ये इसमें उत्तर होगा। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा खत्म होता है और अब बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर। अगला पार्ट यहाँ पर है हमारा CTET 2019 का। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है ये वकालत करेगा समावेशी शिक्षा की, और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में व्यवस्था समान शिक्षा के अधिकार प्राप्त हो, और इसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। फोर्थ विकल्प जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है। देखिए समावेशी शिक्षा से हर बार प्रश्न निश्चित रूप से आता है और काफ़ी सरल सा प्रश्न इसका रहता है। आसानी से आप इसके उत्तर को ढूंढ सकते हैं, पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि, एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो ये शिक्षक को चाहिए कि वह संप्रेषित करे और कक्ष की सभी सांस्कृतिकों का सम्मान करती है, महत्व देती है, और थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब? तो निश्चित रूप से बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे प्रभावी रूप से जब सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तभी वो सीखेंगे। थर्ड विकल्प इसके लिए सही है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न तो प्रश्न पूछने के लिए हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, और फोर्थ विकल्प जो है वो हमें बता रहा है प्रेरित करने के लिए। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर मुख्य प्रक्रिया नहीं जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है ये वो प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम होगा। ये तो रटने की बात हो जाएगी फोर्थ विकल्प में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ यहाँ पर बच्चों के स्तंभ खाग उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो देखिए यहाँ पर स्तंभ का और खा दे रखे हैं और इसमें से हमें पहचानना है सही को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अब इसके लिए देखिए यहाँ पर जो विकल्प हैं वो नीचे दिए हैं, यहाँ पर इनके लिए ये दे रखे हैं, कूट दे रखे हैं। तो इसमें हमें जो उत्तर बनेगा, अब उत्तर को आप यहाँ पर देख सकते हैं और बाद में इसको आप मिलान भी कर सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके। तो यहाँ पर जो दूसरा होगा वो इसके लिए सही होगा, जिसमें ए के लिए चौथा होगा, बी के लिए थर्ड होगा, और यहाँ पर सी था, सी के लिए फर्स्ट होगा, डी के लिए 2 होगा। इस प्रकार से इसका मिलान कर सकते हैं। आगे प्रश्न आता है, बच्चों की गलतियाँ। तो बच्चों की गलतियाँ निश्चित रूप से क्या होती है? तो अधिगम का एक भाग होती है, एक हिस्सा होती है, और वो स्वाभाविक रूप से हुआ करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कहें कि अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। दूसरा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर मूल्यांकन को। तो मूल्यांकन को हम क्या कह सकते हैं? तो मूल्यांकन को हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम का एक प्रक्रिया मानना चाहिए, एक भाग होता है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चों के कहाँ सुधार के चिन्ह हैं वो चिन्हित कर सकते हैं, सुधार के स्तरों को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो अधिगम क्या है? तो एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है जिसके तहत हम बहुत कुछ सीखते हैं। फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, जब एक शिक्षक को विद्यार्थियों और उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जो हैं
क्या करेंगे? देखिए, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न को देख सकते हैं थोड़ा सा। प्रश्न ने कहा था कि जब शिक्षक को विद्यार्थी और उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होगा तब बच्चे भी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजनुभूत अनुमान लगाने के लिए बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, और थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल होते हैं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के उदाहरण है, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए उत्तर होगा। निम्न नीचे लिखी गई हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? अब यहाँ पर एक स्थिति लिख रखी है और उसे देखना है कि ये किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, और तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ये यहाँ पर किसे दर्शाएगा, कौन सी स्थिति को दर्शाएगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संज्ञान और संवेग जो हैं वो अलग अलग नहीं है, इसी को ये दर्शाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो यहाँ पर हमें देखना है प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम, और वो माध्यम होता है परिवार। चौथा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, अब जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव होगा वो यहाँ पर होगा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। थर्ड विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। जेंडर एक, तो जेंडर क्या होता है? अब लिंग मतलब जेंडर का मतलब वही लिंग है। तो जेंडर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संरचना है, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की व्यापक आयामों की सही पहचान करेगा? तो यहाँ पर देखना है उस कथन को जो विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो इसमें होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। जो चौथा विकल्प होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखना है उस कथन को जो बुद्धि के कथनों में से सही कथन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कथन होगा हमारा इसमें सही वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जा सकने वाली योग्यताएं शामिल है। थर्ड विकल्प जो होगा ये उत्तर होगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो निश्चित रूप से प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में ही देखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसके लिए बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो होता है एक सामाजिक गतिविधि होती है जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति जो है वो अधिगम करता है। फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो यहाँ पर देख रहा है उस समय को, उस अवस्था, उस काल को जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो थर्ड विकल्प है विचारों की अनुत्क्रमणिता, ये यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न आता है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर हमें देखना है उस कथन को जो कि उनके संदर्भ में सही है, और वो यहाँ पर होगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम भी होते हैं। फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। गामक विकास की दर व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी गामक विकास का क्रम रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर होता है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दूसरा विकल्प होगा
इसका उत्तर वह अवधि जो कि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है और उसे हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए वयस्कता के संक्रमण की पहल करने वाली जो अवधि होती है वो अवधि होती है यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए उस अवधि को हम कह सकते हैं कि वो किशोर अवस्था, क्योंकि वयस्कता की पहल जो होती है वो कहाँ पर होती है, तो निश्चित रूप से किशोर अवस्था जो होती है उसी के समापन के बाद में वयस्कता के संक्रमण की पहल होती है। आगे देखें जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को ज्ञान के सक्रिय रूप में संचरित करते हुए जैसे जैसे वे दुनिया को व्यवहार और कौशल का प्रयोग करते हैं वैसे वैसे वे अन्वेषण करते हैं, और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अहं केंद्रित वार्ता कहते हैं। आगे देखिए खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर प्रदर्शित करता है ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। आगे देखें एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ अनुभव लाती है, तो जो अनुभव बच्ची लेके आती है निश्चित रूप से हमें उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए, और थर्ड विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है हिंज की दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। और कोलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक विकास की किस समझ की अवस्था के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो निश्चित रूप से दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत आता है, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला पार्ट यहाँ पर हमारा 2019 का ही सेकेंड पार्ट। अगला पार्ट यहाँ पर आता है सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो देखिए यदि हम देखें यहाँ पर शारीरिक दंड है, सहयोगात्मक अधिगम है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसके लिए विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं नीचे, और यहाँ पर हमें चुनना है इसको, तो जिसके अंतर्गत आएंगे थर्ड, और जिसमें सेकेंड और थर्ड जो है वो दिए हैं, और सेकेंड और थर्ड को हम कह सकते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम और सतत समग्र मूल्यांकन ये इसके लिए सार्थक अधिगम के लिए ज़रूरी होगा, दूसरा और तीसरा। तो थर्ड विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक यहाँ पर उनकी अवधारणाओं को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए उन्हें अवसर उपलब्ध करा करके बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को सरल कर सकते हैं या सहज कर सकते हैं। पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षिका यहाँ पर किस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित कर सकती है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने तथा के लिए प्रोत्साहित करना, और उसी पर आधारित विचारों का मंथन करके। पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। देखिए बहुत बार प्रश्न आया हुआ है सामाजिकरण की एजेंसियाँ, और यहाँ पर हम कह सकते हैं विद्यालय एवं पड़ोस जो होगा, या मीडिया कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ विद्यालय एवं मीडिया ये द्वितीयक एजेंसी के अंतर्गत आएंगे। बाकी जिसमें परिवार होगा तो वो यहाँ पर होगा हमारा परिवार प्राथमिक एजेंसी में। अब देखिए यहाँ पर पहला विकल्प जो है मीडिया और पास पड़ोस ये भी हो सकता है, परंतु विद्यालय भी वैसी है, तो यहाँ पर फोर्थ को हम चुन लेते हैं। निम्नलिखित में से अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो विकास जो है वो कौन सी अवधि में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से घटित होता है, तो वो होता है शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था में, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा।
आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर विकास का सिद्धांत नहीं है और वो सिद्धांत पहचानना है, और वो सिद्धांत यहाँ पर होगा। पहला, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, यही यहाँ पर विकास का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा। व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनका प्राथमिक कारण जो होता है निश्चित रूप से वही वातावरण आनुवंशिकता के बीच की जटिल पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए यहाँ पर हम निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है वो प्रभावशाली हो सकती है, तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना ये यहाँ पर इसे कम कर सकती है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर प्रभाव को महत्व दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो महत्व दिया है वो दिया है यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने, और थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे संवेदनशील अवधि जो होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है ये इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, तो यहाँ पर नैतिक विकास की जो अवस्था होती है उसकी यदि हम बात करें तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो होगा ये एक नैतिक विकास की अवस्था यहाँ पर होगी। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यहाँ पर उदाहरण होगा जेंडर पक्षपात का। तो निश्चित रूप से दूसरा विकल्प जो है वो इसके लिए बन जाएगा उत्तर, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर लैंगिक पक्षपात कर रहे हैं, लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर पियाजे की संरचना है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पियाजे की जो संरचना होगी वो यहाँ पर होगी स्कीमा, और दूसरा विकल्प जो होगा ये इसके लिए उत्तर होगा। जिग्जा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं, तो इस प्रकार की जो वार्ता होती है इसे वाइगोत्स्की जो होते हैं वो करते हैं व्यक्तिगत वार्ता। दूसरा विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों को संकेत देना की तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये यहाँ पर किसका उदाहरण होगा, तो निश्चित रूप से ये जो उदाहरण यहाँ पर होगा ये होगा ढांचा या पाड़। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषित करता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विश्लेषित करता है वो होगा संरक्षण कक्षा समावेशन। थर्ड विकल्प इसके लिए सही होगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य जो होना चाहिए वो होता है यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर 3, जो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, तो बुद्धि के बारे में सही कथन है उसे पहचानना, और वो कथन यहाँ पर हमारा आता है, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समस्थान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी संसाधन मौलिक होते हैं और रूही किन गुणों का प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रूही यहाँ पर सृजनात्मक विचारक के गुणों का प्रदर्शन कर रही है, और दूसरा विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख किया गया कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है वो अधिकार आधारित मानवतावादी यहाँ पर परिप्रेक्ष्य, फोर्थ विकल्प जो होगा ये इसके लिए उत्तर होगा।
देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को यहाँ पर किस प्रकार कार्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीकों को ढूंढना चाहिए। पहला ही विकल्प यहाँ शिक्षक के लिए ठीक है। आगे बात करते हैं, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या चाहिए, विशिष्ट शैक्षणिक योग्य जो हैं उन्हें योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। चौथा विकल्प जो होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न के लिए। पठन वैफल्य, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के जो पठन वैफल्य यानी कि बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो पठन वैफल्य क्या है, एक प्रकार का दोष है, और जो डिसलेक्सिया होता है उसी को हम कहते हैं पठन वैफल्य। और ये जो पठन वैफल्य होता है इसमें बच्चे धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षम होते हैं, इन्हें ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में गलतियां करते हैं, यही पठन वैफल्य कहलाता है। तो फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए उत्तर होगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से रिक्त स्थान होते हैं। तो संवेग और संज्ञान जो होते हैं ये हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होगा, और पहला ही विकल्प इसके लिए सही होगा। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षिका को जो करना चाहिए वो हमारा विकल्प नंबर 1 बात करेगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना। पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए उत्तर होगा। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता जो होती है वो हम कह सकते हैं बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, महत्व देना, यही शिक्षा शास्त्र छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता होती है। थर्ड विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कथन हमारा यहाँ पर सही होगा वो कथन होगा पहला, जिसमें अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण देना एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं गैर उदाहरण देने के जो परिणाम होते हैं वो यहाँ पर विकल्पों की ओर चलते हैं। विकल्प थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावशाली तरीका है, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे देखें, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, लगातार पुरस्कार देना व लगातार दंड भी देना, अब दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हैं, दंड देना या पुरस्कार देना, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। तो ये इसमें अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा जो होगी वो कम होगी, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पुरस्कार भी मिल रहा है, दंड भी मिल रहा है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट समाप्त होता है, और अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की ओर जो कि 2021 का है। अगला पार्ट यहाँ पर हमारा सीटेट जनवरी 2021 का, और बढ़ते हैं इस पार्ट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब विविध पृष्ठभूमि के अधिगम करता है और उन्हें संबोधित करते हुए एक अध्यापक को यहाँ पर विविध विन्यासों का उदाहरण लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से फोर्थ विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं,
समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समस्या समाधान को की जो क्षमताएं हैं उनको किस प्रकार से सुसाध्य हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं पहला विकल्प समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, जो अध्यापक को यहाँ पर नहीं करना चाहिए वो है शिक्षा शास्त्र के आकलन की जटिल प्रक्रियाएं संरचनाओं का प्रयोग, ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए। दूसरा विकल्प इसके लिए होगा उत्तर। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो हम कह सकते हैं इसकी पहचान का जो प्रमुख लक्षण होता है सृजनात्मकता के, वो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा अपसारी चिंतन। फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगम का जो सबसे प्रभावशाली माध्यम होगा वो यहाँ पर होगा हमारा संकल्पनाओं के बीच संबंधों को खोजना, और फोर्थ विकल्प जो होगा ये उत्तर होगा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। अब क्यों यहाँ पर विश्लेषण करना चाहिए? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रुटियाँ जो होती है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है और इसीलिए उनका अध्ययन करना चाहिए। फोर्थ विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है? तो अधिगम की जो अभिप्रेरणा है से किस प्रकार से हम कायम कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर के, और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है शर्मिंदगी। तो शर्मिंदगी यहाँ पर हम कह सकते हैं का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अधिगम की संरचना का विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में हम कह सकते हैं बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा यहाँ पर उपयुक्त है? तो हम कह सकते हैं कि जो धारणा यहाँ पर उपयुक्त होगी वो होगी थर्ड, योग्यता सुधारी है, और थर्ड विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक होगी वो यहाँ पर होगी अन्वेषण और संवाद। दूसरा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, हम कह सकते हैं बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, तो निश्चित रूप से सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत जब की जाती है तब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था हम किसे कह सकते हैं या कौन सी यहाँ पर होती है? तो हम कह सकते हैं कि अधिगम की संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। यहाँ पर पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों के विकास की व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है निश्चित रूप से वो आनुवंशिकता और वातावरण या पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। दूसरा विकल्प इसके लिए जिम्मेदार होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह किस प्रकार की प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की भाषा अनुचिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाएगा? तो इस तरह का व्यक्तिगत वाक जो होगा उसे हम क्या कह सकते हैं? स्वनियमन कह सकते हैं, और फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य जो है विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना जो है वो हम कह सकते हैं कि ये अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी कि ढांचे का काम करेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह यह
एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह जो कथन है ये किस प्रकार का है? तो निश्चित रूप से पिता का ये कथन जो है ये यहाँ पर वही लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। और तीसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में, तो एक प्रगतिशील कक्षा के अंदर हम कह सकते हैं कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए और पहला ही विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि उससे दूसरे से स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास की रिक्तस्थान चरण को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है प्रथागत को, और फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कथन यहाँ पर सही होगा और वो कथन होगा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, द्वितीय एजेंसी होती है, और परिवार यहाँ पर समाजीकरण का प्राथमिक कारक यानी कि प्राथमिक एजेंसी होती है। चलिए आगे देखें। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि जो बुद्धि होती है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, बुद्धि अनेक प्रकार की हो सकती है, ये यहाँ पर दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का एक मुख्य गुण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुख्य गुण जो है विचार सोच में केंद्रीकरण, ये यहाँ पर हो सकता है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर हम देखें जो कथन यहाँ पर सही होगा और वो कथन यहाँ पर रहेगा दूसरा, विकास बहुआयामी होता है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में रक्त स्थान के महत्व पर जोर देता है। तो यहाँ पर ये जो जोर देता है वो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सांस्कृतिक उपकरणों पर, सामाजिक दृष्टिकोण पर है ना। थर्ड विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वर्णित करते हैं स्कीमा या मनोबंध के रूप में, और दूसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। एक समय से कक्षा में रिक्त स्थान पर जोर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि समय से की जो कक्षा होती है वो सभी बच्चों के लिए होती है, हर बच्चे के लिए होती है। और दूसरे विकल्प में आप देख सकते हैं यहाँ पर हर बच्चे को महत्व दिया गया है, यही इसका उत्तर है। चलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो यहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016, और इसके अनुसार हम कह सकते हैं छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये शब्दावली इसमें उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास किस क्रम में होता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास का जो क्रम होता है वो होता है सांवेदिक मूर्त और अमूर्त रूप में, और थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्हें देखा जाना चाहिए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। दूसरा प्रश्न जो होगा ये इसमें उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे पार्ट थे, जो भी 2019 तक के प्रश्न थे, ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना अमूल्य सुझाव हमें कमेंट्स में दे सकते हैं कि अगला वीडियो आप कौन से सब्जेक्ट का चाहते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।